डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? तो आज शुरू करते हैं दोबारा जो टॉपिक हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पे। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा है, सिर्फ हिस्ट्री है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लेंदी है। पॉइंट वाइज बार बार मैं कह रहा हूँ, आप उसको कैटेगराइज करते रहो, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू व्हेन यू विल कैटेगराइज इट इन द पॉइंट, ऑब्वियसली द चैप्टर विल बिकम इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा लगा, 21 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन जो लाइव क्लास अपनी चली थी उसमें पार्टिसिपेट किए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट और कर रहा था, जैसे मैं काम भी और बच्चों का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगली बार जब सेशन आए तो मैं तो चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जुड़े, एक दूसरे से मिला जाए, बातचीत की जाए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये तो दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। तो उसमें अब जब हम सब आमने सामने होते हैं तो बहुत सी बातचीत होती है, और पढ़ाई के अलावा भी कंडीशंस की, बहुत सी चीज़ों की। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट लाइव क्लास सेशन में ऑल द स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट एंड द वर्क ऑल्सो आई एक्सपेक्ट दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स विल नाउ सबमिट द वर्क। उसको सबमिट करते रहिए, काम करते रहिए। तो टॉपिक पे आ जाएगा नाउ, कमिंग ऑन टू द टॉपिक, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। जो उस दिन मैं बात आपसे कर रहा था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की, विंटर में, जाड़े के समय 1917 में, इन द विंटर्स ऑफ 1917, कंडीशन ऑफ पेट्रोग्राड, जो पेट्रोग्राड वहाँ की सिटी थी, कैपिटल थी, देयर कंडीशन वाज ऑफुल। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफुल? ऑफुल का मतलब होता है भयंकर, माने स्थिति बहुत जब खराब हो तो आप उसको भयंकर कह सकते हैं। तो कंडीशन बड़ी खराब थी। कंडीशन खराब होने के पीछे फैक्ट्रीज़ की हालत ख़राब होना, वर्कर्स की हालत ख़राब होना हो गई थी, जिससे कि हर तरफ प्रोटेस्ट, डिमांड्स और डेमोन्स्ट्रेशंस ये चल रहे थे। कंडीशन क्या थी कि वहाँ पे पेट्रोग्राड में एक रिवर थी, नेवा रिवर। इस नेवा रिवर के राइट बैंक पे, दाहिने साइड पे, मीन्स नदी का जो किनारा था, उधर जो है वर्कर्स क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज लोकेटेड थी, और लेफ्ट बैंक पे विंटर पैलेस और ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी जो है बाइफर्केटेड थी। आपने देखा होगा इंडिया में भी वाइट टाउन, ब्लैक नेटिव टाउन करके क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। वाइट टाउन जहाँ पे हमारे ब्रिटिशर्स रहा करते थे, जो पॉश एरिया होता था, वेल मेंटेन, बड़ा हाइजीनिक, साफ़ सुथरा, और नेटिव टाउन वेयर द लोकल पीपल मीन्स नेटिव ऑफ दैट प्लेस पर्टिकुलर। तो वो इस तरीके से डिविजन्स हमेशा रहा है यूरोपियन और कॉलोनाइजर्स का। वैसे ही यहाँ पे कुछ वर्कर्स के साथ इन्होंने इस तरह का सिस्टम अप्लाई किया था कि लेफ्ट बैंक पे, राइट बैंक पे सॉरी, जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, उनकी फैक्ट्रीज थी, वहीं वो काम धाम करते थे, वहीं रहते थे। और जो पॉश एरिया था, सुंदर एरिया था, साफ सुथरा एरिया था, इंपॉर्टेंट एरिया था एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से, विंटर पैलेस और ऑफिशियल बिल्डिंग्स वो लेफ्ट बैंक पे थी। 22 फरवरी 1917 को हुआ क्या कि वहाँ पे एक फैक्ट्री में लॉकआउट करना पड़ा। लॉकआउट हुआ मीन्स फैक्ट्री बंद हो जाना, आप ऐसे कह सकते हो। तो फैक्ट्री बंद हो जाना मतलब जाहिर सी बात है कि फैक्ट्री किस कंडीशन में बंद होगी? जब फैक्ट्री की आर्थिक दशा खराब हो जाए, प्रोडक्शन ना हो पा रहा हो, रॉ मटेरियल ना मिल पा रहा हो, या रॉ मटेरियल जो बन रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, बिक नहीं पा रहा है, टैक्सेशन बहुत हो गई हो, जिस भी कारण से फैक्ट्री को जैसे ही लॉकआउट किया गया, उसके सिंपैथी में, चूंकि गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट था नहीं इन फैक्ट्रीज को, उसके सपोर्ट में 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। 50 फैक्ट्रियों ने वहाँ पे एक साथ स्ट्राइक, हड़ताल कर दी। अब ये बड़ी चीज़ हो गई। एक फैक्ट्री में लॉकआउट होना चूँकि कुछ एक लिमिटेड और पर्टिकुलर लोगों तक ही सीमित था, लेकिन जब इस तरह का 50 फैक्ट्रियों का एक साथ लॉकआउट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सिंपैथी में वो बड़ा विद्रोह के तौर पे तैयार हो गया। इन्हीं फैक्ट्रीज में कई वुमेन्स भी तो थी, उन्होंने भी स्ट्राइक कॉल आउट की। वुमेन्स ऑल्सो लेड द स्ट्राइक्स, लीड किया, और इसी के वजह से दिस डे केम टू बी नोन एज 22 फरवरी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एक नंबर के क्वेश्चन में ये सब छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, और 1 मार्क्स क्वेश्चन आर, इट सीम्स टू लुक वेरी इजी, दिखता बड़ा आसान है लेकिन होता डेंजरस है। 1 नंबर का क्वेश्चन मतलब सही है तो यू विल गेट 1 मार्क्स फुल, और या तो गलत है तो आप 0 पा जाओगे। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन व्हेन यू अटेम्प्ट, वहाँ पे एक फ़ायदा आपके पास ये रहता है कि सपोज इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट द फुल आंसर, इफ़ यू हैव रिटन हाफ पार्ट और फ्यू पार्ट ऑफ द आंसर, यू गेट फ्यू मार्क्स ऑन दैट। 5 में से 2 पा गए, 2.5 पा गए, 3 पा गए, 3.5 पा गए, एनीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम 0.5 to 4.5 to 5।
लेकिन 1 मार्क्स आंसर में क्या है, आइदर इट विल बी 1 और इट विल बी 0। तो ऐसे केस में 1 मार्क्स में हमें एकदम प्रॉम्प्ट रहना है। जब आप क्लास में मिलोगे तो हाँ मैं बताऊंगा भी कि कई बच्चे इस बार भी देखिए 97 सोशल साइंस में कई बच्चे लाए हैं, 90s में बहुत से बच्चों का है, सोशल साइंस में ही सबसे ज़्यादा बच्चों का 90s में है, 90+ में मार्क्स है। और उनसे भी जब मैंने बात की रिजल्ट आने के बाद या जब एग्ज़ाम हो गया था तो उन्होंने कहा कि सर गलतियाँ जहाँ हुई हैं वो 1 मार्क्स में ही हुई हैं, आंसर्स हम लोगों ने पॉइंट वाइज सारे लिखे। तो 1 मार्क्स पे ध्यान देना। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि जैसे 22 फरवरी को लॉकआउट हुआ, जिससे ये फरवरी रेवोल्यूशन स्टार्ट की तरफ बढ़ा। यहाँ पे वुमेंस ने जो स्ट्राइक लेड की फरवरी रेवोल्यूशन में, उसी को 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेंस डे माना गया। तो ये तो थी फरवरी रेवोल्यूशन की तैयारी, एक तरह से कह सकते हो आप। इसके बाद से क्या हुआ, जब ये इस तरह के लोग जब 50 फैक्ट्रियाँ अपना दबाव बनाने लगी सरकार की तरफ, तो इनिशियली व्हाट गवर्नमेंट डिड वाज इट डेमोन्स्ट्रेटर्स वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द कैपिटल। अब मतलब एक बैंक नदी के 2 किनारे पर दोनों अलग अलग थे और वर्कर्स ने क्रॉस कर दिया रिवर को और वो चले आए लेफ्ट बैंक पे, जहाँ पे ये विंटर पैलेस और ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी। राइट बैंक से वर्कर्स चले आए लेफ्ट बैंक पे, क्रॉस कर गए और डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया इस जैसे पॉश एरिया में जहाँ पे विंटर पैलेस था और आपकी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी। और यहाँ पे हुआ क्या कि ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो थी इनको पूरा घेर लिया, सराउंड कर लिया वर्कर्स ने। खैर इवनिंग तक जाते जाते ये वर्कर्स डिस्पर्स हो गए, मीन्स तितर बितर होकर वापस जैसे अपने अपने घरों को शाम में चले जाना धरना प्रदर्शन करने के बाद, कुछ ऐसी स्थिति हुई। एंड देन आफ्टर अगेन ऑन 24 एंड 25 फरवरी दे केम बैक अगेन। 24-25 तारीख को दोबारा वापस आ गए, हड़ताल, विरोध, धरना प्रदर्शन, इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट को पुलिस और कैवेलरी को बुलाना पड़ा। कैवेलरी जानते हैं आप, कैवेलरी कई जगह यूज़ किया है वर्ड मैंने, यहाँ पे सिर्फ जगह नहीं थी बहुत नीचे, तो आई हैव जस्ट रिटन इट इन फ्यू फॉर्म्स। या आर्मी या कैवेलरी या आप जो भी कह रहे हो। कैवेलरी होती है जो घुड़सवार सेना होती है, जो घोड़े पे हो, घुड़सवार सेना को कैवेलरी कहा जाता है। तो इस तरह के दोनों पुलिस और कैवेलरी को सरकार ने बुला लिया कंट्रोल करने के लिए। जैसे अपने यहाँ भी कभी दंगा फसाद या बवाल होता है तो पुलिस या पीएसी या सेना, अगर ज़्यादा स्थिति विकट हो जाए तो सेना को भी बुलाना पड़ता है कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए। They came in the city of Petrograd, imposed curfew and suspended Duma। कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया कि कोई बाहर नहीं निकल सकता है, अब निकलना बाहर इलीगल हो जाएगा, और ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया। मैंने वहाँ की संसद को गवर्नमेंट ने, जो सरकार जार था, उसने सस्पेंड कर दिया कि किसी तरह का पॉलिटिकल पावर कोई अपना अप्लाई ना कर पाए। इवेंट सब्सिक्वेंट टू ड्यूमा। अब जब आप ऐसे कह लो कि जो इवेंट्स थे कि वो सब्सिक्वेंट टू ड्यूमा मीन्स हियर की सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा। एक्चुअली आई हैव लेफ्ट वन वर्ड, सब्सिक्वेंट टू सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा। मैंने जो यहाँ लास्ट पॉइंट था कि कर्फ्यू इंपोज किया गया और ड्यूमा सस्पेंड किया गया, उसके बाद क्या इवेंट आए उसके कंटिन्यूएशन में, सब्सिक्वेंस में। सबसे पहला, पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स। जो राजनीतिक लोग थे, पॉलिटिकल लीडर्स स्टार्टेड गिविंग देयर स्टेटमेंट। जैसे आज ही अभी अगर मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो जितने पॉलिटिशियंस होते हैं ऑपोजिशन के या जो भी जिस पार्टी के हैं, वो उस घटना के प्रति अपनी अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं मीडिया में, प्रेस में, पब्लिक के सामने, कि उनको एक फेवर मिले और सपोर्ट मिले। तो ऐसे ही यहाँ ड्यूमा के सस्पेंशन के बाद सारे पॉलिटिशियंस इस तरह के मेजर्स के कि ड्यूमा सस्पेंड कर दी जा रही है या कर्फ्यू लगाया जा रहा है, इसके विरोध में आ गए, मेजर्स को अगेंस्ट में जाने लगे। 27 फरवरी इन वर्कर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर्स पे अटैक किया और उसको डैमेज कर दिया। पुलिस हेडक्वार्टर पे ही हमला कर दिया वर्कर्स ने। रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअली वर्कर्स रेवोल्यूशन ही है। आप देखिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा था, वहाँ पे क्या था, वहाँ जनता की स्थिति खराब थी। जनता ने किसको बदला, राजा को बदल कर पब्लिक का रूल लाया था। लेकिन अगर हम यूरोप और स्पेशली रशियन रेवोल्यूशन को देखें तो रशियन रेवोल्यूशन इज़ मेनली वर्कर्स रेवोल्यूशन। वर्कर की खराब स्थिति, एक्स्ट्रा टाइम वर्क, वेजेस वेरी पुअर, वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग कंडीशंस पुअर, इन चीज़ों से इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट का दबाव उन पे या शोषण, डिस्क्रिमिनेशन, इसके अगेंस्ट ये आप कह सकते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन रहा है। तो
पुलिस हेडक्वार्टर पे अटैक किया, उसको डैमेज कर दिया। गवर्नमेंट को दोबारा से कैवेलरी मींस घुड़सवार सेना, पुलिस, ऐसे लोगों को बुलाना पड़ा। लेकिन इस बार इस चीज़ें बहुत मतलब आप कह सकते हो कि शॉकिंग हो गई गवर्नमेंट के लिए कि कैवेलरी ने फायर करने से रिफ्यूज़ कर दिया डेमोन्स्ट्रेटर्स पे। माने जो लोग सामने विद्रोह कर रहे थे, सेना जो उसको लगाया गया वो उन पे गोली चलाने से मना कर दिया उसने, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा कि नाउ दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग फॉर देयर राइट्स, दे आर आवर फेलो मैन एंड दे आर डूइंग दीज डेमोन्स्ट्रेशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना हो गई कि सेना आए कंट्रोल करने और सेना खुद ही मना कर दे। आर्मी सोल्जर्स ज्वाइन द वर्कर्स एंड फॉर्म सोवियत और काउंसिल। आर्मी वर्कर्स ने ही ज्वाइन कर लिया सोवियत, जो वहाँ काउंसिल को, जैसे हम लोग के यहाँ कमेटी कहा जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो उसी तरीके से वहाँ काउंसिल होती थी, कमेटी, उसी को सोवियत कहते थे। सोवियत यूनियन ही कहा गया, बाद में नाम भी पड़ा देश का। तो आर्मी वाले ही खुद पहुँच के ज्वाइन करना शुरू कर दिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन हो गई। नाउ आफ्टर फेब्रुवरी व्हाट हैपेंड, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनानी पड़ी। जब ये गवर्नमेंट, जार को ऐसा लग गया कि अब कंडीशंस बहुत, भाई हर तरफ से विद्रोह हो रहा है, आर्मी खुद हमारी अब डिनाई कर रही है गोली चलाने से या पकड़ने से या मारने से, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट, कार्यकारी गवर्नमेंट, जैसे कुछ समय के लिए, तब तक जब तक नए चुनाव ना हो जाएं, एक सरकार, जैसे सपोज करो किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए और अभी नया नेता चुनने में समय है, तो तब तक क्या होता है, किसी एक सीनियर लीडर को कहा जाता है कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम कार्यकारी प्रधानमंत्री कहते हैं, कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ही बना दी गई कि 3 महीने तक, तब तक ये सरकार चले, 3 महीने बाद चुनाव होगा तो नई सरकार चुन के आएगी। तो उसी तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी गई। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ये ज़्यादा डोमिनेंट थे, मीन्स ये ज़्यादा हावी थे, इनका रोल इम्पॉर्टेंट था। लेकिन ऐसे में टर्न कहाँ पे आया, या आप कह लो ट्विस्ट कहाँ पे आया, वो था बोल्शेविक लीडर, जिसके बारे में हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन को एक्चुअली जब जार अपने रूल में था तो उसने एक्साइल कर दिया था, माने देश निकाला जिसको हम कहते हैं। तो देश निकाले से वो वापस आ चुका था, ही रिटर्न टू रशिया फ्रॉम एक्साइल, देश निकाला वापस आ गया जब उसने देखा इस तरह की ज़रूरत है, और उसने ये फील किया कि नाउ यही जो समय है, इट इज़ द टाइम टू टेक पावर फॉर द सोवियत, माने इस काउंसिल के लिए, इन वर्कर्स के लिए, इन कमेटीज़ के लिए अब यही सही समय है कि अब पावर अपने हाथ में ले लिया जाए। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया, अब चूंकि नेता को देखिए किसी को पॉपुलर होना है तो कोई एक इशू, कोई एक मुद्दा जिसको आप कहते हैं उसको उठाता है, जैसे गरीबी हटाओ या हम कर्जा माफ़ कर देंगे किसानों का, या कोई एक पॉपुलर मुद्दा होता है ना कि हम लैपटॉप बांटेंगे, कि जिस पे कि एक सारे लोग झुक जाते हैं, जो है कंसर्न होते हैं। तो ऐसे ही लेनिन ने जो है एक अप्रैल थीसिस दी। अप्रैल थीसिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्रैल थीसिस है तो 3 पॉइंट है, सिर्फ 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, आपके बुक में भी होगा, ऑल इन वन में भी है, एनसीईआरटी में भी है। अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस मीन्स अप्रैल में दी गई, थीसिस मीन्स कुछ थ्योरी है। थ्योरी क्या थी, डिमांड्स थी, इनमें 3 डिमांड थी। क्या थी वो 3 डिमांड्स? पहला, वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज, मीन्स जो रशिया वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए जा रहा था, लड़ाई लड़े जा रहा था सेंट्रल पावर्स के तरफ से, इसकी पहली डिमांड थी कि वॉर टू बी ब्रॉट क्लोज, मीन्स ये लड़ाई में से रशिया बाहर हो जाए, विदाउट एनी रीजन रशिया इज फाइटिंग फॉर एंड लॉट ऑफ कैजुअलिटीज आर टेकिंग प्लेस, मीन्स बहुत से उनके सैनिक मारे जा रहे हैं और वेपन्स और एम्यूनिशंस में भी बहुत सारा खर्चा हो रहा है, तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी वीक है, तो देयर इज नो नीड टू बी इन्वॉल्व इन वॉर। पहला डिमांड उसने किया, जिससे कि उसको आर्मी सोल्जर्स का सपोर्ट मिल सके। तो और देश के लोग भी गुस्सा हो रहे थे, लाखों लोग मारे जा रहे थे सेना के, तो पहला डिमांड था अप्रैल थीसिस का, वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज। देन द सेकंड डिमांड ऑफ लेनिन थ्रू दिस अप्रैल थीसिस वाज लैंड ट्रांसफर टू पीजेंट्स, जो लैंड था उसको पीजेंट्स को बांटा जाए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, कैपिटलिस्ट के पास, लैंड ओनर्स के पास, जमींदारों के पास जो कृषि भूमि थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए किसानों में, पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो एक चीज़ ये पॉइंट आ गई। Then the third and the final demand that Lenin gave through April thesis was banks be nationalized, banks nationalized हो जाए, वो किसी प्राइवेट या इंडिविजुअल के बैंक ना हो जिससे कि वो अपने मुताबिक इंटरेस्ट रेट लगाए, अपने हिसाब से नियम कानून चलाए। बैंक नेशनलाइज हो मीन्स गवर्नमेंट के बैंक्स हो, गवर्नमेंट ही कंडक्ट करे। तो ये 3 डिमांड थी जिसको वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज,
दूसरा लैंड ट्रांसफर टू पीजेंट्स, एंड तीसरा बैंक बी नेशनलाइज नोन एज अप्रैल थीसिस। नाउ द वर्कर्स मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट। जो वर्कर्स मूवमेंट हुआ, डैमेज किया पुलिस हेडक्वार्टर को, विद्रोह हुए, ड्यूमा सस्पेंड हुई, बहुत से मेजर्स आए, इसके इफेक्ट क्या हुए? सबसे पहला इफेक्ट ये हुआ कि उसके बाद से लेनिन ने सबसे पहली चीज़ ये की कि वो चाहता था कि बोल्शेविक पार्टी का नाम अब कम्युनिस्ट पार्टी हो जाए, क्योंकि ये अपने रेडिकल एम को, मतलब जिस आप ऐसे कह लो कि जिस सोच को लेके, जिस उद्देश्य या लक्ष्य को लेके ये चल रहा था कि पावर आए और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ज़्यादातर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फेवर करता है, तो वो उस तरह की चाहता था कि पार्टी रीनेम हो जाए जिससे सबको ये मालूम होता रहे नाम से ही कि हमारा एम क्या है और हमारी पॉलिसीज़ क्या होंगी, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी कहता था। वर्कर्स मूवमेंट के बाद बहुत से ट्रेड यूनियंस बनने चले गए, जो है बहुत से ट्रेड यूनियंस बने, और सॉरी इस ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियंस के नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मतलब ट्रेड यूनियन का ये था कि बहुत से व्यापारिक संगठन, वर्कर्स यूनियन होते हैं, जैसे मजदूर यूनियन होते हैं, लेबर यूनियंस होते हैं, संगठन बनते हैं कि अगर कोई अनजस्ट होगा तो सारे वर्कर्स काम बंद कर देंगे। तो ये ट्रेड यूनियंस बढ़ने लगे, वर्कर्स मूवमेंट का इफेक्ट आया। प्रोविजनल गवर्नमेंट का पावर रेड्यूस होने लगा, जो कार्यकारी गवर्नमेंट थी उसका पावर रेड्यूस होने लगा, और इसके वजह से बोल्शेविक जो थे वो इन्फ्लुएंस अपना, माने दबदबा बढ़ाना चालू कर दिए। जो है पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज्ड बाय बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 रिप्रेस्ड, दबा दिया गया। एक बार 1917 में पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन किया, लेकिन उसको रिप्रेस कर दिया गवर्नमेंट ने, किसी तरीके से कंट्रोल करके दबा दिया। जो है देन वी हैव रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर। अब इन दोनों में इतना क्लैशेस चलने लगा। क्लैशेस किसने? प्रोविजनल गवर्नमेंट में और बोल्शेविक में ज़्यादा ही, ऐसे कह लो आपकी डिफरेंसेस बढ़ गए। अब एक गवर्नमेंट पे कंट्रोल चाह रहा था, बोल्शेविक चाह रहे थे कि गवर्नमेंट पे हम लोग का कंट्रोल हो जाए, और प्रोविजनल गवर्नमेंट चाह रही थी कि हमारा कंट्रोल बना रहे, इसलिए क्लैशेस होने शुरू हो गए गवर्नमेंट के पावर को लेकर। बोल्शेविक सपोर्टर्स जो थे आर्मीज़ में, सोवियट्स में या फैक्ट्रीज़ में, वो यूनाइट होना शुरू हो गए, और इन्होंने यूनाइट होके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको इन्होंने मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, लियोन ट्रॉट्स्की के लीडरशिप में मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी बनाई इन्होंने, और लेनिन ने परसुएडेड टू सीज पावर ऑन 16 अक्टूबर 1917। और उसके बाद से लेनिन भी ये चाहता था कि अब पावर को सीज कर दिया जाए, माने अब ताकत से ही, जैसे डिक्टेटर्स पावर हाथ में लेते हैं, अब किसी भी तरीके से पहुंचा जाए और पावर को अपने हाथ में ले लिया जाए। इसके बाद से द नेचर ऑफ रेवोल्यूशन, ये स्क्रीन पे आपके मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ क्योंकि लिखने में फिर टाइम जाता, और आज का लास्ट टॉपिक होगा ये। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो ये जो नेचर ऑफ रेवोल्यूशन है, यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि 24 अक्टूबर को ये नेचर ऑफ रेवोल्यूशन की अपराइजिंग, आप ऐसे कह सकते हो कि स्टार्ट हुई, और प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय करंस्की लेफ्ट द सिटी इन फियर। उनको ऐसा, जो प्राइम मिनिस्टर थे करंस्की, उनको ऐसा महसूस हो गया कि बोल्शेविक सब शहर पे कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने ट्रूप्स के, जो उनकी लॉयल, जैसे आर्मी में भी दो पार्ट हो गया था, कुछ सपोर्टर्स थे बोल्शेविक्स के और कुछ गवर्नमेंट में, प्रोविजनल गवर्नमेंट में थे, तो वो अपने लॉयल आर्मी मैन के भरोसे छोड़ के, शहर छोड़ के निकल लिए। और इधर जो है इन आर्मी ने क्या किया, बोल्शेविक के 2 न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को सीज कर दिया जो प्राइम मिनिस्टर की आर्मीज थी। इसके बाद से लियोन ट्रॉट्स्की के लीडरशिप में जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी, जो बोल्शेविक्स की एक तरह से कह लो आप कमेटी थी या आर्मी थी, उसने अपना पावर सीज करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया, और दे सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। उन्होंने जितने सरकारी ऑफिसेज थे बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स ने उनको सीज करना, माने अपने हाथ में कंट्रोल में लेना शुरू किया, और जितने मिनिस्टर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू किया कि गवर्नमेंट पे दबाव बनता जाए। इसके बाद से द बोल्शेविक एक्शन वाज अप्रूव्ड बाय द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। अब इसकी जो कार्रवाई थी बोल्शेविक की, उसका हर तरफ से सपोर्ट होने लगा, मीन्स लोग चाह रहे थे कि अब बोल्शेविक पावर में आ जाएं। देयर वर हैवी फाइटिंग बिटवीन प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स। मतलब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो सेना थी और बोल्शेविक की जो आर्मी थी, दोनों में हैवी फाइटिंग होने लगी। एट लास्ट बाय दिसंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, और लास्ट में मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया में जाके इन्होंने कंट्रोल में ले लिया अपने को, पूरे सिटी को। तो ये यहाँ तक के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे चेंजेस आफ्टर अक्टूबर, मीन्स
यहाँ के बाद आप ऐसे कह लो, इस टॉपिक के बाद जो है क्या हुआ कि लेनिन या बोल्शेविक पावर में आ गए, गवर्नमेंट में आ गए। तो अब ये देखना है अगले क्लास में कि जब पावर में आ गए तो क्या जो जो डिमांड ये किए थे एक समय गवर्नमेंट से, क्या उसको पूरा किए, किस तरह से कंट्री की कंडीशंस बढ़ी, लेनिन के बाद कौन आया, और रशियन रेवोल्यूशन का पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ये टॉपिक्स बस बच्चे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अब हम आपको बता देते हैं जो स्टूडेंट्स जिन्होंने दोज हु हैव कमेंटेड ऑन द लास्ट वीडियो, तो द नेम्स आई एम गोइंग टू रिसाइट इट। The names here is, you can see the names here. दिख रहा है कैमरे में? Are you able to see? थोड़ा सा जूम कर दो भाई। Now is it clear? Now it is okay? नहीं? Not able to see? Your names? Is it visible? नहीं दिख रहा है? चलो I'll recite the names। तो ये सबसे पहले नाम इन्होंने फिर नहीं दिया, ये कौन है भाई? ऋषुराज सिंह है, नाम नहीं देते हैं ये, बस अपनी आईडी बिंदास छोरा आईडी से इनका कमेंट है। देन वी हैव वैभव सिंह, अपर्णा शुक्ला, और देन सलोनी गुप्ता, हर्ष तिवारी, अंशिका त्रिपाठी, अक्षांश अमन, नैना श्रीवास्तव, देन वी हैव अरविंद शाह, श्रेयांशी, आयुष सिंह, आदेश पांडे, शशांक मणि त्रिपाठी, प्रथा ओझा, ये हु इज हियर, यशी द्विवेदी, निखिल सिंह, अनामिका चौहान, देन वी हैव आविष्कार मिश्रा, ऋषुराज सिंह अगेन, खुशी सिंह, युवराज पाल सिंह। सो दीज आर द स्टूडेंट्स दोज हु हैव कमेंटेड। सो वेरी गुड, कीप इट अप। आप सभी ये कमेंट करते रहिए और कमेंट के साथ साथ काम भी सबमिट करते रहिए। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।